नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे फोबिया के बारे में। फोबिया एक प्रकार का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। हम सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, लेकिन अगर व्यक्ति को किसी वस्तु, जानवर, किसी तरह की एक्टिविटी और किसी सिचुएशन से बिना किसी कारण के हद से ज़्यादा डर लगता है तो ऐसी स्थिति को फोबिया कहते हैं। फोबिया कई तरह के होते हैं जो व्यक्ति की ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं, लेकिन इस डर को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़े, ये सवाल बहुत लोगों के मन में, जहन में होता है। आज इसी विषय पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए जुड़े हैं मैक्स हेल्थ केयर के मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मधुसूदन सिंह सोलंकी। डॉक्टर सोलंकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच आपको मेरे शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि फोबिया क्या एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर और एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, और ये किस वजह से होती है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि फोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है या एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। और ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका व्यक्ति के जीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें फोबियाज, तो कुछ सिंपल फोबियाज होते हैं जो बचपन में अक्सर देखने में आते हैं, जैसे अंधेरे से डर लगना, डॉक्टर के पास जाने से डर लगना। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स फोबियाज होते हैं जो एडल्टहुड में या एडोलेसेंस के बाद हमें देखने में आते हैं। ओके। और अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें तो जैसे ये एनिमल टाइप के फोबियाज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फोबियाज होते हैं, कुछ इस तरीके के फोबियाज हैं जैसे अगोरा फोबिया है या सोशल फोबिया है। ये इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फोबियाज जो है वो देखने में आते हैं। अगर हम ओके। कारणों की बात करें तो पहला कारण है कि लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कई बार एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। बचपन में यदि हम किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं तो उसका डर हमारे मन में बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, जी। जैसे यदि आप किसी को देखते हैं फोबिया के साथ, जैसे घर में किसी को अगर हाइट का डर है तो वो डर बच्चे के अंदर भी कई बार उसी तरीके का डर आ जाता है, उसी तरीके का फोबिया आ जाता है। कुछ ओके। जेनेटिक। इंफॉर्मेशनल लर्निंग, जेनेटिक अलग फैक्टर है, ये देख करके लर्न करना है। ओके। कुछ इंफॉर्मेशनल फोबियाज भी हो जाते हैं। आपने कुछ ऐसा टीवी पे या कहीं पे सुना, किसी ऐसी घटना के बारे में सुना, उसके बाद में आपके मन में फोबियाज पैदा होने लगे। ऐसे ही बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से फोबियाज आ जाते हैं। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है तो भी फोबिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई स्ट्रेस हुए हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, उसके बाद भी कुछ लोगों के साथ हमने देखा है कि उनके अंदर फोबियाज आ जाते हैं। ओके। बट हम कई बार इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ये इंसान का नेचर है, जैसे कि आपने कहा सोशली वो लोग नहीं जेल होना चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो इंसान का नेचर है, शायद वो सोशली कनेक्ट नहीं होना चाहता है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये फोबिया है या फिर इसका नेचर या बिहेवियर है इस इंसान का? इसमें एक्चुअली देखिए, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं स्वभाव से, जिनको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, जी। लेकिन उस चीज को लेकर के वो असहज महसूस नहीं करते, वो उनका नेचर होता है। फिर जी। एक व्यक्ति है जो लोगों से मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं कर पा रहा है। ओके। उसको डर रहता है, उसको एक तरीके का मन में फियर रहता है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे गलत तरीके से देखेंगे, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और वो इतनी एंजाइटी पैदा करता है कि वो व्यक्ति मिलने का साहस ही नहीं जुटा पाता है। उसके मन में इच्छा तो होती है लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाता है। ओके। तो इसको हम सोशल फोबिया के तौर पे देखते हैं। ओके। ये भी जी हाँ। बताइए कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके फोबिया के? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर चीज़ से बेहद हद से ज़्यादा डर लगता है? देखिए, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम स्पेसिफिक फोबिया की बात करें, किसी एक चीज से आपको फोबिया है, जैसे किसी को स्नेक से फोबिया है या स्पाइडर या मकड़ी से फोबिया है या हाइट से फोबिया है, तो वो एक स्पेसिफिक फोबिया हो गया। या ब्लड इंजरी, जैसे नीडल से किसी किसी को फोबिया होता है,
तो वो एक स्पेसिफिक फोबिया हो गया कि पर्टिकुलर चीज से उस व्यक्ति को फियर रहता है, वो उसे अवॉइड करता है और ओके। उसके कारण भयग्रस्त रहता है, उसके मन में एक डर हमेशा बना रहता है उस चीज को लेके, जिसको हम एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी भी कहते हैं। यानी उसका कहीं मेंशन भी हो गया उन चीजों का, या कहीं उसका कोई चित्र भी दिख गया, तो भी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डर पैदा होता है, ओके। जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये स्पेसिफिक फोबिया हो गया। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फोबियाज में अपना अगोराफोबिया है या सोशल फोबिया है। अगोराफोबिया में एक ऐसी सिचुएशन से इंसान डरता है जहां से एस्केप डिफिकल्ट हो, जहां से वो आसानी से निकल ना पाए या उसे मदद ना मिल पाए। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, या फ्लाइट में हैं आप, आपको पता है फ्लाइट में अगर मुझे एंजाइटी हो गई तो किस तरीके से मुझे कोई मदद नहीं मिल पाएगी, या कैसे मैं सरवाइव करूंगा। जी। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें एंजाइटी और पैनिक क्रिएट होता है जब भी उस व्यक्ति का उस फोबिया की चीज से सामना होता है, या इवन विचार भी आ जाता है, तो उसके शरीर में एंजाइटी की रिएक्शन होती है, एक ओके। पैनिक लाइक रिएक्शन होती है, जिसमें दिल की धड़कन बढ़ना, मुंह सूखना, पसीने स्वेटिंग। आना, चक्कर जैसा लगना, पेट गड़बड़ हो जाना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगना। ओके। साथ ही साथ मन में इस तरीके का ख्याल आता है जैसे मुझे कुछ होने वाला है, मुझे साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम करके जो हम बोलते हैं, वो फीलिंग आने लगती है। तो ये सिम्टम्स देखने में आते हैं, और इन्हीं सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए वो इंसान फिर उन चीजों को अवॉइड करने लगता है, और इसके साथ साथ जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अवॉइड करने लगता है जहां पर भी उसका सामना उस ट्रिगर से हो सकता है। ओके। ये भी बताइए, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से डरता है, तो डर और फोबिया में कोई खास अंतर है, या मतलब जो डर की ज़्यादा हद होती है, हद से ज़्यादा डरना, उसे ही फोबिया कहा जाता है? जी हाँ, देखिए, डर एक आम स्वाभाविक रिएक्शन है। अगर कोई चीज डरावनी है तो उससे हर इंसान डरता है। फोबिया में डर एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो चीज वहां नहीं है तब भी इंसान उससे डर रहा है, ओके। उसके एंटिसिपेशन में भी डर रहा है। और वो इतना इरेशनल फियर होता है कि वो चीज उतनी डरावनी भी नहीं है। जैसे किसी ने मकड़ी का चित्र देख लिया, मकड़ी के चित्र से तो किसी को नुकसान नहीं होगा, जी। लेकिन वो इतना ज्यादा फियर, इतना ज्यादा डर क्रिएट कर रहा है जो कि इरेशनल है, एक तर्कहीन डर जिसको हम कहेंगे, वो जब बना रहता है, और उसकी वजह से जब आपके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव आने लगते हैं, यानी आप चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, आपके रिलेशंस पे उसका असर आने लगता है, आपके वर्क पे, आपके स्कूल पे उसका असर आने लगता है, तब ये फोबिया एक बीमारी का रूप ले लेता है। ओके। अगला इस सवाल तरीके से जी। हम डर के साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल ही मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। क्या कभी किसी खास सिचुएशन में इसकी वजह से व्यक्ति के लाइफस्टाइल, उसके काम पर भी इसका असर देखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे किसी व्यक्ति को फ्लाइट फोबिया है, वो नहीं फ्लाइट में बैठना, उसे डर लगता है फ्लाइट में बैठने से, तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कई कई सालों तक सिर्फ इसीलिए प्रमोशन नहीं ले रहे हैं अपने काम में कि उनको फ्लाइट में जाना पड़ेगा, ओके। वो अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर किसी को निडल फोबिया है, तो वो डॉक्टर ने उनको कोई जांचें लिख दी हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए, वो करा नहीं रहे क्योंकि उनको निडल से डर लगता है। या किसी को अगर सोशल फोबिया है, तो वो सोशल गैदरिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में वो इसलिए नहीं जा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको वो फोबिया है। तो इस तरीके से जीवन पे, लाइफस्टाइल पे, व्यक्ति के जीवन पे इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके। ये भी बताइए, किन परिस्थितियों में इस बीमारी या मेडिकल कंडीशन में इंसान को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? क्या सिर्फ काउंसलिंग से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? देखिए, जब इसका प्रभाव, बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने लगे, जी। आपके वर्क पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके रिलेशंस पे, आपके ओवरऑल मूड पे, आप हमेशा उस भय से ग्रस्त रहें, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जहां तक इलाज की बात करें, तो काउंसलिंग एक प्रमुख चीज है जिसके साथ इसका इलाज किया जाता है। साथ में कई बार मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है। तो कई बार दोनों चीजों का इस्तेमाल होता है, कई बार सिर्फ काउंसलिंग से भी इलाज हो जाता है। ओके। क्या इसके लिए किसी खास तरह की थेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है? इसके ट्रीटमेंट में हाइप्नोथेरेपी कैसे काम करती है? अगर हम खास थेरेपी की बात करें, तो सीबीटी की एक थेरेपी है, एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति को जिस चीज से उसे डर लगता है
उसके साथ एक्सपोज कराया जाता है ताकि वो डर उसका धीरे धीरे कम हो जाए ओके। और वो उस डर की सिचुएशन में भी रिलैक्स रहना सीख ले, उसकी एंजाइटी कंट्रोल में आ जाए। तो एक्सपोजर थेरेपी इसमें काफी काम में आती है। जहां तक हिप्नोथेरेपी का सवाल है, हिप्नोथेरेपी रिसर्च बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं करती इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। ओके। ये भी बताइए, फोबिया की वजह से व्यक्ति की मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब है ही, हम सब जानते हैं, तो बट मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर किस तरह से असर पड़ता है? जैसे कि आपने काफी अभी कहा असर। कि कुछ टेस्ट नहीं करवाते हैं लोग डर के मारे, हम्म। तो और भी कई तरह के फोबिया होते हैं, तो उनसे उनकी फिजिकल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। देखिए, एक तो मैंने बताया ही कि किस किस तरीके से पैनिक के जो सिम्टम्स आते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ना या सांस लेने में दिक्कत होना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। कई बार व्यक्ति इसको हार्ट अटैक भी समझने लगता है, ओके। तो वो बार बार उसको लेकर के इमरजेंसी भी चले जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं उनको कोई और गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। जी। इस तरीके से फिजिकल हेल्थ पे काफी असर पड़ता है। और जैसा मैंने बताया भी था पहले कि व्यक्ति कई चीजों को अवॉइड करने लग जाता है। मान लीजिए आपको कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है लेकिन आपको सोशल फोबिया है, तो आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, आप डॉक्टर से भी मिलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, या आपको अपने जीवन में कुछ और चीजों को, आपको मन में इच्छा है कि मैं ऐसा भी करूं, मैं ये चीज ज्वाइन करूं, मैं कुछ क्लासेस ज्वाइन करूं, मैं कहीं निकलूं बाहर, और इन फोबियाज की वजह से आप अपने को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। जी। तो ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, आपके रिलेशंस पे इनका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार अब इस वजह से बुली भी होते हैं, आई थिंक, पब्लिकली। बिल्कुल, लोग नहीं समझ पाते उन चीजों को, तो मजाक भी बनाना शुरू कर देते हैं। जी। ये भी बताइए, कई बार जैसे कि हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि नॉर्मल डर और फोबिया में डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए, और कई बार पेरेंट्स भी पब्लिकली ये स्वीकारने में शर्म महसूस करते हैं कि उनके बच्चे या फैमिली में किसी तरह का फोबिया है किसी इंसान को। ऐसे में वो किसी मेडिकल एडवाइजर की सलाह नहीं लेते, तब क्या स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है? जी हाँ, देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि फोबिया उस बच्चे के जीवन पे कितना प्रभाव डाल रहा है। मान लीजिए उसकी वजह से उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो रही हैं, रेस्ट्रिक्ट हो रही हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो हमेशा एक डर में जी रहा है, और तब हम उसको किसी को नहीं दिखा रहे हैं, जी। तो डेफिनेटली धीरे धीरे उसका नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। बच्चे को कई बार आगे जाके और एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए इसका समय रहते इलाज करवाना बहुत जरूरी है। ओके। ये बताइए कि फैमिली और सोसाइटी किस तरह से मदद कर सकती है किसी इंसान की, अगर वो किस इंसान इस परेशानी से जूझ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फैमिली और सोसाइटी को ये समझना है कि ये एक मानसिक समस्या है, ये एक रोग है। तो इस बात को समझें और उसका मजाक ना बनाएं। ये बात समझें कि वो व्यक्ति, इसको अगर फोबिया है तो वो डरपोक या कमजोर नहीं है, ये एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे उस पर्टिकुलर चीज से डर लगता है। ओके। तो पहले तो उसका मजाक ना बनाएं, समझने की कोशिश करें और उसे मदद लेने के लिए प्रेरित करें जी। ताकि वो व्यक्ति उसका इलाज करा सके। ओके। ये भी बताइए कि फोबिया के चलते इंसान को किसी और अन्य बीमारी या मेंटल हेल्थ कंडीशन का रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है? जी हाँ, एंजाइटी या डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। इसके अलावा कोई मेडिकल कंडीशन भी बढ़ जाती है, जैसे ब्लड इसके प्रेशर? अलावा ये है कि कुछ, हाँ, बिल्कुल, अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहेंगे, कॉन्स्टेंटली चिंता में रहेंगे, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, कई बार वजन बढ़ना, जी। ये सारी चीजें भी होने लगती हैं। साथ में कई लोगों का सब्सटेंस यूज भी बढ़ जाता है, यानी वो अपने एंजाइटी को कम करने के लिए अल्कोहल या स्मोकिंग इसकी तरफ जाने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर और वो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए खराब हो जाता है। ओके। ये भी बताइए, मुझे एक चीज़ समझाइए कि एक विशेष सर्कल है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ये सारी ही जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस है एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं? ये एक स्पेक्ट्रम है जिसको हम न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, वेरियस फोबियाज, ये सारे एक स्पेक्ट्रम की ही डिसऑर्डर्स हैं, तो इनके एक साथ पाए जाने की संभावना थोड़ी होती है। ओके। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे, अगर उसको, इंसान को किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो वो अपना ख्याल कैसे रखें? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात के लिए अवेयर हो जाएं कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो भी बीमारियां हैं, जी। उनका भी इलाज संभव है।
आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास करें। जैसे मान लीजिए किसी को फोबिया ही है, तो वो धीरे धीरे उसको अवॉइड ना करे, उस ट्रिगर को धीरे धीरे कोशिश करे अपने आप को उसको एक्सपोज करने की, ताकि धीरे धीरे उसका फोबिया, उसका डर कम हो सके। जी। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज लें, ठीक से खाना लें, पौष्टिक भोजन लें, ठीक से नींद लें, अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज को नर्चर करें, मेडिटेशन, ब्रीथिंग रिलैक्सेशन करें। आप जितने रिलैक्स होंगे उतनी एंजाइटी होने की संभावना कम रहेगी। और यदि उसके बाद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा या मुझे ये ओवरवेलम कर रही है चीज, तो फिर आप एक्सपर्ट्स की या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मदद लें। जी, एक छोटा सा सवाल और जानना चाहती हूँ। कई बार जैसे आपने कहा कई लोगों को सोशली कनेक्ट होने में फोबिया होता है, इस चीज़ का फोबिया होता है, बट वो काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं अगर वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तो इस तरह से बेनिफिट भी हो सकता है कि एक तरफ आपको कोई इशू है, उससे आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको कहीं बूम मिल रहा है, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, एक व्यक्ति जो है ना, वो बहुत सारी चीजों का संग्रह होता है, जी। एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को किसी तरीके का फोबिया है, तो उसकी बाकी फैकल्टीज ऐसा नहीं है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होंगी। जी। वो बहुत अच्छा कलाकार भी हो सकता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी हो सकता है, उसकी क्रिएटिविटी कहीं और, क्योंकि वो शायद बाहर नहीं जा पा रहा है, तो अंदर उसको अपने साथ ज्यादा समय व्यतीत करना होता है, तो वो इस तरीके से अच्छा अपने कर लेते टाइम हैं का कई अच्छा चीजों में। यूटिलाइज कर रहा है। जी। बिल्कुल। लेकिन जब वहां ऐसा लगे कि वो आर्ट तो उसने कर ली, लेकिन वो उसको इसलिए शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको फोबिया है, जी। जी। तो वहां उसको फिर मदद लेनी चाहिए, ताकि वो आर्ट उसकी छुपी ना रह जाए। जो उसने मेहनत की है, जो जिस चीज से उसने अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो लोगों के साथ शेयर भी कर सके, उस चीज को वो एंजॉय भी कर सके। जी बिल्कुल। अगर वो फोबिया उसको कांस्टेंट फियर में, कांस्टेंट डर में रख रहा है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है, चाहे फोबिया हो या कोई भी और मेंटल हेल्थ कंडीशन हो। तो तब उसका इलाज लेना जरूरी हो जाता है। ओके डॉक्टर, आपका बहुत ये बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज हमने अपने एक्सपर्ट से फोबिया के बारे में जाना, लेकिन डर और फोबिया में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए अपने किसी भी डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें और किसी भी तरह की चिंता को अपने दिमाग से निकाल कर खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आई देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.